Hello friends, myself Neeraj Bharadwaj. I am faculty of geography at Perfection IAS Karol Bagh, Delhi. Dear friends, in the previous video lecture that I have made on geography optional, the entire emphasis I have given that why geography is important optional, why most of the students go for geography optional, why most of the selections also come from geography optional, and how it is equally important or say the equally accessible to the both science background student as well as the arts or commerce background student. और कल ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शन ले रहे हैं तो इस ऑप्शन को लेने से हमें जनरल स्टडीज में कैसे मदद मिल सकती है। आप सब इस बात को जानते हैं, मैंने आपसे कल भी कहा था कि इफ़ एनी ऑप्शनल इज बीइंग सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट, तो वन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ दैट सिलेक्शन शुड बी दैट वेदर दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन गेटिंग lesser pressure in terms of volume of syllabus or not. You know, the large volume of syllabus is there of general studies, and if optional also is coming with a large expansion of the syllabus, then obviously ये students को परेशान ही करेगा। और यही वजह है कि जब किसी ऑप्शनल का सिलेक्शन हम कर रहे हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से जीएस पेपर्स में हेल्प कर सकता है, फर्स्टली। सेकेंडली, जीएस इज कंपल्सरी, एवरीवन हैज टू प्रिपेयर नो मैटर विच बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम। तो whether whatever the information or the knowledge we are gathering over here, is it going to help us in preparing our optional subject or not? कि क्या ये पॉसिबल है कि जीएस में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, क्या उस मटेरियल से हम ऑप्शनल के किसी बड़े पार्ट को कवर अप कर सकते हैं? अगर हाँ तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज गिविंग स्टूडेंट्स ए गुड एडवांटेज। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तरीके का बैगेज क्रिएट करता है, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है, और लास्ट मोमेंट का रिवीजन जब इसको हम कहते हैं तो वो रिवीजन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते, स्पेशली आफ्टर राइटिंग प्रीलिम्स, कि ज़्यादा समय जुडिशियसली हम कैसे डिवाइड करें बिटवीन द ऑप्शनल एंड जीएस। अगर ऑप्शनल और जीएस दोनों के सब्जेक्ट्स में, दोनों के कंटेंट में अगर काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी हो, अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे स्टूडेंट को एडवांटेज मिलता है। अब अगर मान लें कि इफ़ यू आर गोइंग विथ उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत लिटरेचर, तो किस तरीके से ये सब्जेक्ट्स आपके जीएस को हेल्प कर देंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन वाई अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उससे आपको जीएस में कहाँ हेल्प मिल सकती है, और जीएस सिर्फ पढ़ के आप किस तरीके से ऑप्शनल के टॉपिक्स को इजीली कवर अप कर सकते हैं, इस बात को समझने के लिए हमारा आज का ये जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। अब आप देखिए कि सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बातें मैंने आपसे बताई थी, और जो मैंने आपके लिए लिखा है ये इस वीडियो के साथ आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। आप लिंक देखेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि ज्योग्राफी में आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने दी है। इस टॉपिक वाइज एनालिसिस में आप देखेंगे दैट अगर इस पूरे के पूरे में अगर हमें पॉलिटी अगर करनी है, मान लीजिए कि अगर हमारी पढ़ाई अगर इंडियन पॉलिटी की हम पढ़ रहे हैं, तो क्या इंडियन पॉलिटी का कोई भी टॉपिक ऐसा है जिससे कि हमें हेल्प मिल सकती है ज्योग्राफी ऑप्शनल में? फाइन। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है, और वो सिलेबस भी आपके पास कल के वाले वीडियो लेक्चर में मैंने मेंशन भी किया है, आप सबके पास होगा भी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें आपके पास मिलता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन, फाइन, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड सेकुलराइजेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, रीजनल इम्बैलेंसेस, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इन्वायरमेंटल इश्यूज इन रीजनल प्लानिंग। अब अगर हम देखें कि सेक्शन ए, अगर मान लीजिए कि हम सेक्शन ए देखें
सेक्शन ए ऑफ पेपर वन, तो यहां पे हमारे पास इन्वायरमेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंट टॉपिक है, और ये जो इन्वायरमेंट टॉपिक है, जो यूनिट है, उस इन्वायरमेंट यूनिट में हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन मिलता है, लेजिस्लेशन मिलता है, फाइन। उसके बाद से कल्चर वाले पार्ट में लैंग्वेज रिलीजन डिक्लेरेशन मिलता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, रीजनल इम्बैलेंसेस हमें रीजनल प्लानिंग में मिलती हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसी फिर से इन्वायरमेंट में मिलता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज इन रीजनल प्लानिंग हमें इसमें मिलता है। तो अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का इन्वायरमेंट का यूनिट अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पॉलिटी में यहाँ हेल्प मिलनी है और पॉलिटी से हमें यहाँ पे हेल्प मिलनी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी आप देखेंगे कि इसके बाद से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, लैंड होल्डिंग, लैंड टेन्योर, लैंड रिफॉर्म, ज्योग्राफिक लैंड टेन्योर। अब ये अगर 4 टॉपिक हम लेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज पार्ट ऑफ agriculture, and that is in paper 2, that is there in the paper 2, once again section A of paper 2, and state Indian federalism, state reorganization, emergence of new states and geographical basis of Indian federalism, ये हमें मिल जाता है political geography में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में तो दिस हैज डायरेक्ट लिंकेजेस विथ व्हाट, इट हैज डायरेक्ट लिंकेजेस विद द इंडियन पॉलिटी। अब आपने देखा होगा, आपने इंडियन पॉलिटी की जो कोई भी बुक पढ़ी हो, मोस्ट रेड बुक इज ऑफ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में जब आप देखेंगे चैप्टर्स, तो बिल्कुल शुरुआती दौर में देयर इज ए हिस्ट्री दैट हाउ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड एंड हाउ इनिशियली मोस्ट ऑफ द कमीशंस had recommended that there should not be a linguistic basis for the formation of states, कि किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन के लिए उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेसिस है, वो किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को नहीं होना चाहिए। बट देयर आफ्टर जब प्रोटेस्ट हुआ आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट विच वॉज बेस्ड अपॉन अ लैंग्वेज तेलुगु, और उसके बाद से फिर नंबर ऑफ स्टेट्स धीरे धीरे आने शुरू हो गए। अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी है, उसके बाद से जिस तरीके से हमने स्टेट्स को क्लासिफाई किया, फाइन, ये सारे का सारा जो प्रोसेस था, जो हिस्टोरिकल इवेंट था, ये इवेंट हमें इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसको आप देखेंगे तो पेपर 2 में आपके पास ये आएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, दैट इज ऑल्सो देयर इन द पेपर 2। पेपर 2, तो ये जानकारी आपको यहां से मिलेगी। मतलब कि हम जो चीज वहां पे लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, यही एग्जैक्टली हम यहां करेंगे। हमारी जब ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस यहां परफेक्शन आईएएस में चलेंगी, तो यहां पर भी हम उसी लक्ष्मीकांत को यूज करेंगे और करंट अफेयर्स को हम ऐड करेंगे कि अभी रिसेंट में जो इंसिडेंसेस, जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, 35A का एब्रोगेशन, ये इंडियन फेडरलिज्म को कैसे स्ट्रेंथन करता है या किस तरीके से इस पे एक चैलेंज थ्रो करता है। फाइन, तो इसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, जो चैलेंजेस हो सकते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। अभी जो मणिपुर में जो इवेंट चल रहा है, ये मणिपुर का इवेंट किस तरीके से इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज है। जो प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म है, ये कैसे इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज है। फाइन, तो आप देखेंगे कि आफ्टर ऑल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, या आज की डेट में जो हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो कैबिनेट है, इसकी क्या राय है कि क्या स्टेट्स का जो बेसिस है, जो स्टेट्स के जो पावर्स हैं, उस पावर्स को हम क्यों बनाए रखना चाहते हैं। क्या हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर इन द नेम ऑफ पावरफुल यूनियन, पावरफुल फेडरेशन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि देयर शुड बी ओनली एंड ओनली सेंटर। क्या स्टेट्स के सारे पावर्स खत्म कर देने चाहिए, जो भी डिसीजन हो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से हो।
और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेट्स की अपनी फ्रीडम, स्टेट्स की अपनी जो पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास होनी चाहिए और साथ ही साथ सेंटर का उन पर कंट्रोल भी होना चाहिए, तो इसका जो बेसिस है वो बेसिस बताता है कि एक्चुअली इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी ही वो बेस प्रोवाइड करती है जिस पर कि इंडियन फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी अंडर इंडियन पॉलिटी एज वेल एज अंडर इंडियन ज्योग्राफी। ऑल राइट, now thereafter we take the next one, Indian economy topic in geography optional. अब when we talk about the Indian geography topic, तो there what topics are? Human Development Index. आप खुद से देखिए, आई डू नॉट नो कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, बट सपोज इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफ द बुक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज देयर. What is the use of Human Development Index? You know that every year Human Development Index report comes, and that report suggests that a particular country is performing far better on these and these parameters, and few country is there or that particular country is there, their performance is not good. तो ये Human Development Index बनता कैसे है? क्या जरूरत है इसकी? Why do we need that kind of publication of a report? Fine, हमें क्यों इस पर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए? Why do we say that it is not so important that a country has very high economic growth unless we are able to invest that surplus money in the development of human needs, human values, human way of living. World economic development, fine, like measurement and the problems. अब देखिए कि अब यहाँ पे आप देखेंगे कि few countries are there which are very rich, means world is actually divided into first world and the second world. Second world or the third world, earlier we were using the term, that is called the developing countries, and the first world is actually the rich country. This is the reality. Question is that why this kind of difference is there? Is there any such discrimination that is arbitrary or there is a logic behind it? अगर लॉजिक है तो वो क्यों है? फाइन, ऐसा क्यों है कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक डिफरेंस है? देयर आर द कंट्रीज विच आर सो रिच दैट दे आर मोस्ट पावरफुल कंट्री, एंड देयर आर फ्यू कंट्रीज एंड द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर देयर, दे आर वेरी पुअर. अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में अगर हम 45 डिग्री लैटिट्यूड को देखें, नॉर्दर्न लैटिट्यूड को, 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड डिवाइड्स वर्ल्ड एक्चुअली इनटू टू पार्ट्स. One, north to this line countries are developed, and south to it the countries are developing or underdeveloped. After all, what lies this in 45 degree north? So actually it is the civilizational divide. नॉर्थ की कंट्रीज रिच मिलती हैं और साउथ की कंट्री रिच नहीं मिलती हैं. ऑब्वियस सी बात है कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट ऑल ऑफ अस वी नो, दैट इज द सीवर एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग दैट एरा ऑफ कोलोनियलिज्म. बट हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं. अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी में ये टॉपिक है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये टॉपिक है. वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, लिमिट्स टू ग्रोथ, world agricultural typology of agricultural region, agricultural inputs, productivity, food and nutrition, problem, food security, famine, causes, effect, remedies, world industries, location pattern and problems, pattern of world trade. अब जरा सोच के देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर 1. क्या इसमें कर रहे हैं? अब आपने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी में, या आपने जो इकोनॉमी पढ़ी है उसमें मैंने कहा कि देयर आर कंट्रीज विच लाई साउथ टू 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड. Why is it so? The very simple answer I gave that it happened because of the long colonial era, including India. Why India is struggling today?
or India was struggling for a long. The reason was that we had a 200-year-long colonial period in which India was severely exploited. Our resources were severely exploited by the Britain, and this is what it made Britain rich and India poor. So was the case France, Spain, Portugal. These all countries had their colony in Africa, in South America, Latin America, and that was the reason why they are still poor. अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो why these colonies exploited them? तो रीजन वॉज अ रिसोर्स बेस. वो रिसोर्सेज क्या थे, वो रिसोर्सेज आज की डेट में क्या हैं जिनका कि अभी भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाना बाकी है. डिफरेंस ये है कि अर्लियर दिस एक्सप्लॉयटेशन और सच एक्सप्लॉयटेशंस वेयर देयर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दोज कॉलोनियल मास्टर्स, एंड नाउ द इंटरेस्ट इज देयर ऑफ द कंट्री विच इज having that resource. जैसे आयरन ओर, कोल रिसोर्सेज, मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड, डायमंड, फाइन ऑयल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन दैट कम्स इन जनरल स्टडीज ऑल्सो, एंड दैट कम्स इन द ज्योग्राफी ऑप्शन ऑल्सो. When we talk about the energy crisis, then what is the meaning of energy crisis? Energy crisis का मतलब ये है कि आप देखो that in the past also there have been those phases when the world was struggling because of the shortage of energy, not in terms of production, in terms of supply. आज की डेट में अगर आप देखो कि विच इज द बिगेस्ट चैलेंज कंट्री लाइक इंडिया इज फेसिंग, तो दैट इज दैट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व इज ड्रेन्ड जस्ट टू मेक श्योर आवर एनर्जी सिक्योरिटी, फाइन, टू मेक द इंपोर्ट ऑफ द ऑयल. अब सवाल ये उठता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए. अगर हमें अपनी एनर्जी को सिक्योर करना है तो हमें क्या करना चाहिए. तो वी शुड गो फॉर द रीन्यूएबल एनर्जी, वी शुड गो फॉर द बेटर अलायंसेस विद दोज कंट्रीज विच आर रिच इन रिसोर्सेज, वी शुड डेवलप कनेक्टिविटी, वी शुड बी इन्वॉल्व्ड एज इंपॉर्टेंट प्लेयर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, जैसा कि अभी हम रशिया यूक्रेन केस में करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने ईरान के साथ किया है, सऊदी अरबिया के साथ किया है, वगैरह वगैरह. फाइन, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस. देन वी टॉक अबाउट द लिमिट्स टू ग्रोथ. अब ये एक कॉन्सेप्ट है, इट वाज अ पेपर प्रेजेंटेड बाय द क्लब ऑफ रोम, जो हमें पढ़ना है कि हाउ इन 1970s दैट इनिशिएटिव वाज टेकन एंड द आइडिया ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ वाज डिस्कस्ड इंटरनेशनली, एंड हाउ इट पेव्ड वे टू द आइडिया ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट प्रेजेंट व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज टॉकिंग अबाउट. All right, world agricultural typology, you know about the nomadic herding, you know about subsistence agriculture, commercial agriculture, plantation agriculture, fine, Mediterranean type of agriculture, dairy, mixed farming. अब ये सब जो GS में आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बात की थी? तो इसके बारे में बात की थी व्हिटेल्सी ने, एंड दैट व्हिटेल्सी टाइपोलॉजी वी हैव टू लर्न हियर. एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वी हैव इंडिया इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स नाउ इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. वन पार्ट इज देयर विच टॉक्स अबाउट कि वो रीजंस जहां पर कि एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, और दूसरा वो रीजन जहां की एग्रीकल्चर सक्सेस नहीं हो पाया, सॉरी रिवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो पाया. तो ग्रीन रिवोल्यूशन सेकंड एरिया एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन फर्स्ट एरिया. तो इनपुट आउटपुट, ऑलराइट, क्या क्या चीज़ें इनपुट में होती हैं, क्या क्या कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इन बातों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं. और ये भी क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं जनरल स्टडीज में एज वेल एज इन द ऑप्शनल, as well as in optional. Now, फिर आप देखेंगे कि it remains here growth and distribution of world population, demographic attributes, causes, consequences of migration, world population problem, policies, social well-being, quality of life, population and social capital, problem and remedies of urbanization, sustainable development of cities, urban developments, sphere of influence, and all these are the part of the population and settlement geography. अब देखिए, पॉपुलेशन, अभी इंडिया में पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए बात चल रही है, तो क्या इंडिया की अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए?
अब ये आप बोलेंगे कि सर ये तो डिबेटेबल है, ठीक है, तो डिबेट का मतलब यही होता है ना कि आप अपनी बात कहते हैं, मतलब कि एक ग्रुप कहता है कि नहीं नहीं देयर शुड नॉट बी एनी साउंड पॉपुलेशन पॉलिसी बिकॉज ऑफ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, और कोई कहता है कि देयर शुड बी अ साउंड पॉपुलेशन पॉलिसी बिकॉज ऑफ 1 2 3 4 5। तो दिस वे व्हेन वी मेक ए क्रिटिकल एनालिसिस तो हम प्रॉस एंड कॉन्स दोनों की बात करते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम देखें कि वर्ल्ड में ये क्या रहा है, कैसे चाइना ने, कैसे यूएस ने, कैसे ब्रिटेन ने, कैसे यूरोप ने, कैसे बांग्लादेश ने, कैसे पाकिस्तान ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसीज को बनाया और उसको सपोर्ट किया और टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लेकर के आए, एंड व्हाई दीज आर देयर सिटिंग एट द टॉप लाइक द यूएसए, लाइक द जापान, लाइक द चाइना, लाइक द नॉर्वे, और कैसे जब जरूरत पड़ी तो हमने अपनी पॉलिसी को चेंज भी किया, एंड द वेरी गुड एग्जांपल इज चाइना एंड द गुड एग्जांपल इज बांग्लादेश, एंड इन फ्यूचर गुड एग्जांपल विल इमर्ज एज इंडिया आल्सो। ठीक ना, हम इन्हीं बातों को यहां पर लेकर के पढ़ते हैं। अब पॉपुलेशन एज, अब देखिए पॉपुलेशन को जब हमने लिया है तो पॉपुलेशन में डेमोग्राफी को हमने लिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन को, एंड हियर वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। आपको क्या लगता है कि इफ दिल्ली, आवर दिस करोल बाग में आप लोग भी रहते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो व्हाट एक्चुअली यू थिंक कि करोल बाग की पूरी जो पॉपुलेशन है, इज इट्स द नेचुरल ग्रोथ ऑफ करोल बाग? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज करोल बाग में हम आए रहने के लिए, बाहर से लोग आए रहने के लिए। आज की डेट में करोल बाग के किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर आपको क्रॉस करने में, अगर आप यू आर क्रॉसिंग इट बाय वॉक, देन ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। इतना ट्रैफिक, आखिर वो ट्रैफिक क्यों है? तो ट्रैफिक इज देयर बिकॉज द पीपल आर, द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइडिंग ओवर हियर हैज इंक्रीज्ड, एंड द रीजन बिहाइंड इट द माइग्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे होने पे हम बात करते हैं कि क्या हुआ माइग्रेशन से, वर्ल्ड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, सोशल वेलबींग का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉपुलेशन क्या एक कैपिटल है, मीन्स कि द गुड पॉपुलेशन इज अ बेन और बून। इसकी बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, अर्बन डेवलपमेंट की, एंड द स्फीयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस की। दिस इज व्हाट वी लर्न हियर इन द पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, एज वेल एज these topics are discussed under Indian economy. And then there is a finally planning for the sustainable development. This is also comes from the regional planning, and that is the part of economy and globalization and Indian economy, problem of agrarian and industrial unrest, regional disparities in economic development, concept of sustainable growth and the development. These all are the part of contemporary issues, and that is there in the paper 2, and the unit number is 10. All right, so here we see that it is very much part of the economy. अब बहुत सिंपली आप इसमें देख सकते हैं that इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, पावर, ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं एग्रीकल्चर में। और ये एग्रीकल्चर एक पूरा का पूरा टॉपिक है दत्ता एंड सुंदरम में, या मिश्रा एंड पुरी में, या रमेश सिंह में। इंडस्ट्री सिमिलरली आप देखेंगे कि विच इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जीएस में भी आपसे पूछा गया है कि व्हाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और दैट इन द कोस्टल एरियाज, व्हाई कॉटन इंडस्ट्री हैज सच ए हाई स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। जो जीएस में पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली आप यहाँ पे ऑप्शन में भी पढ़ेंगे, लाइक द फर्टिलाइजर, पेपर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कॉटेज, एग्रो बेस्ड। एंड आप में से जितने सारे लोगों ने मेरे साथ जनरल स्टडीज में रहे हैं, आपने सब देखा है कि वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। नाउ 7th number is there, and there it is the regional development and planning, experience of regional planning, 5-year plan, panchayati raj system, decentralized planning,
कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर द बैकवर्ड एरिया, डेजर्ट, ड्राउट प्रोन एरिया, हिल एरिया, ट्राइबल एरिया। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो टॉपिक यहाँ पे मैं ज्योग्राफी ऑप्शन से मेंशन कर रहा हूँ और जो कि आपने जीएस में नहीं पढ़ना है। गिव मी द नेम ऑफ वन टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, है ना। यू विल फाइंड दैट वट एवर, एंड आई हैव सिंपली टेकन आउट, फाइन, आई हैव सिंपली टेकन आउट उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स आपने जीएस में भी हैं, और नीचे मैंने जीएस का ऑप्शनल का सिलेबस देके मार्क भी किया है कि क्या क्या टॉपिक हम जीएस की क्लास में आपके साथ कवर कर चुके हैं और जिसको कि हम यहां फिर से करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी यू गेट विथ दिस ऑप्शनल। Famine, causes, effect, remedies, drought, flood, landslide, and all these are the part of economy as well as part of the disaster management. Then you will find, अब देखिए, अब सोसाइटी एंड द सोशल इश्यूज, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेपर वन। पेपर वन में सोसाइटी एंड द सोशल इश्यूज हैं आपके पास। जस्टिस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, historical perspective of Indian society, racial, linguistic and ethnic diversity, religious minorities, major tribes, tribal areas, their problem, culture, region, growth, distribution, and all that. Density of population, demographic attributes like the sex ratio, age, structure and all, ये सारा का सारा हमारे पास कल्चरल सेटिंग में है और जो कि आपने पढ़ना है वहाँ पे सोशल इश्यूज में, एज वेल एज थोड़ा सा पार्ट आपको मिलेगा इसमें भी, इकोनॉमी में भी। अब आते हैं, देखिए, अब जो जीएस का हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है, उस इंपॉर्टेंट एरिया है जीएस का, एंड दैट इज द इंटरनेशनल रिलेशन। आई होप कि आप सिलेबस को जरूर खोल के देखेंगे अपने जीएस का एज वेल एज ऑप्शनल का, और अब आप ठीक से उसको कंपेयर आप कर पाएंगे। अब इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशन के वो टॉपिक जो कि आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होते हैं। आप अगर क्वेश्चन पैटर्न को देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के, तो एवरी ईयर अराउंड 50 to 60 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आईआर से पूछे जाते हैं। आउट ऑफ दिस अगर हम बोले मोटे तौर पर कि 5 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन, तो इन 5 के 4 में करंट अफेयर्स होता है। फाइन, अब ये जो करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स या करंट डेवलपमेंट कहाँ से आता है? तो इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज से। वो इंडिया पाकिस्तान होगा, इंडिया बांग्लादेश होगा, इंडिया चाइना होगा, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया होगा, इंडिया इंडियन ओशन में होगा, इंडिया अफ्रीका होगा, इंडिया यूएस होगा, इंडिया यूरोप होगा, मींस इंडिया सेंट्रिक होगा। ठीक ना, आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा प्रीवियस ईयर्स के। अब जरा देखिए हमारा सिलेबस जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम पढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, laws of international boundaries and frontiers, space relationship. Space means it is the spatial relationship of India with neighboring countries. अब neighboring countries का मतलब क्या है? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा। फाइन, अब इसके साथ में आपने लिया क्या? तो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एक्सेट्रा। अब आप देखिए उसके बाद से टॉपिक है इंडिया रोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स। अब ये वर्ल्ड अफेयर्स में ऑटोमेटिकली रशिया, यूक्रेन, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, एंड दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली कम। ऑल राइट, तो दिस इज दैट पार्ट विच कवर्स ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट। देन जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रिल्म। अब इंडियन ओशन रिल्म जैसे कि प्रोजेक्ट मौसम देखिए, प्रोजेक्ट मौसम यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल दे हैव आस्क्ड। अब ये मौसम क्या था? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन रिम।
Now, this is international relation, means 4 questions out of 5 you can get from the geography optional. I am sure that आपको लग रहा होगा सरप्राइजिंग कि सर ये तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस में है, और बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस इसीलिए पढ़ते हैं कि आईआर अच्छा हो जाएगा। मेरे दोस्त, आईआर और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ज्योग्राफी में भी है। आप एक बार सिलेबस को उठा के देखिए तो सही, आप क्वेश्चन पेपर जो इन्होंने प्रीवियस ईयर्स में पूछा है आप उसको एक बार देखिए तो सही। आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो फिर आप मुझसे कहिएगा, ठीक। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देयर इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अब देखिए, अभी जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम, कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा ज्योग्राफी पेपर 2 में है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में आता है, और जीएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहलाता है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब ये आपके पास सिमिलैरिटी है जो कि पूरे के पूरे सिलेबस की आपको दी। अब यही वो रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफी आप देखेंगे कि एवरी ईयर around 12,000 to 13,000 students are appearing for UPSC mains examination, and out of those 4,000 candidates are appearing with geography optional. And this is what I am saying, that you can check and verify from the UPSC report which publishes every year. आप देखेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए मेंस एग्जामिनेशन में, एंड मोर देन 300 आउट ऑफ 1000 कम फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑप्शनल। अब आपको क्या चाहिए? आप खुद से उसको देखेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। Thus, geography is a very important, very exciting, very interesting subject, and I make it sure, I am promising here, and all those who know about my teaching skills will definitely agree to me that I will make this subject very, very interactive and interesting, my dear friends. And finally, end of the day, you will get the score in your mark sheet. You will be selected like the many others have already been. All right, so now the next stage is there you see syllabus of the optional, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये जो येलो कलर में जो हाईलाइटेड है ना, ये आपने जीएस में ऑलरेडी पढ़ लिया है, और अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं थोड़ा सा तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया that how much part we have already learned in general studies. आपको पीडीएफ में दूंगा, आपके पास होगा वो, तो कोई घबराने की बात नहीं है, you will be able to read all of them। आप देखिए, ये ज्योग्राफी पेपर 1 है। पेपर 1 का इतना सारा एरिया which has been colored in yellow we have already studied in general studies। मैं कुछ examples दे दूं, then you will get to know, like landform development, endogenetic, exogenetic forces, origin of and evolution of earth crust, geomagnetism, earth interior, continental drift theory, geosyncline, plate tectonics, recent views on mountain, volcanoes, earthquakes, tsunami। यानी कि जो बच गए वो सिर्फ इतने से हैं। ऑलराइट, क्लाइमेटोलॉजी आप देखिए, टेम्परेचर एंड द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ, ये आपने पढ़ा है। फाइंड हीट बजट ऑफ द अर्थ, ये आपने पढ़ा है, ये छूट गया था, ये येलो यहाँ पर चला आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर। आप देखिए ये सारा का सारा आपने ओशनोग्राफी देखेंगे, एक भी टॉपिक ऐसा है ओशनोग्राफी में व्हाट यू हैव नॉट लर्न इन जनरल स्टडीज, लाइक बॉटम टोपोग्राफी, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, टेम्परेचर, सैलिनिटी, सॉल्ट बजट, ओशन डिपॉजिट, वेव, करंट, टाइड्स, मरीन रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज एंड द कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग, सी लेवल चेंजेस, लॉ ऑफ द सी एंड द मरीन पॉल्यूशन। ओशनोग्राफी इज डन। ऑलराइट, बायोज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हैं। अब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसको आपने इकोनॉमी में पढ़ा है जीएस में, जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर, टाइपोलॉजी, ये पॉपुलेशन। तो चूंकि मैंने ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा है आपने, इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया है। और जब पेपर 2 में आते हैं, in paper 2 also you can see that larger part you have already covered. Some parts are there that we have to see. So almost around 40-45% of the part, fine,
ऑफ द सिलेबस दैट वी ऑलरेडी नो, वी हैव ए वेरी गुड कमांड ऑन दैट। हमें करना क्या है कि उस पर एडिशन लाना है, उस एडिशन से हमें ऑप्शन में भी हेल्प मिल जाएगी और जीएस में हमारे मार्क्स और बेटर हो जाएंगे, ठीक। एंड देयर आफ्टर आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, टू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मेट, कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आई, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, तो दैट देयर यू विल गेट ए वेरी गुड आइडिया कि लोकेशंस हमारे पास। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है लोकेशन पे, अब आप खुद से सोचिए कि क्या लोकेशन ये पूछेंगे। कावेरी रिवर दैट यू नो, नर्मदा रिवर दैट यू नो, चिल्का लेक दैट यू नो, नागार्जुन सागर यू नो, आगरा यू नो, कोचीन यू नो, सतपुरा रेंज, अरावली, बॉम्बे हाई, काजीरंगा, कारगिल, नेशनल हाईवे नंबर 7। यू टेल मी माई डियर्स, इसमें कौन सा ऐसा लोकेशन है, अगर ज्योग्राफी आपने मुझसे पढ़ी है, कहीं भी पढ़ी है इंडिया में, और अगर बंदे ने इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाया है ना, तो आप इसमें से कौन सी ऐसी लोकेशन है अबाउट विच यू आर नॉट वेरी मच क्लियर दैट यस काजीरंगा इज देयर एंड द मानस इज देयर, फाइन, सिमलीपाल इज देयर। और फिर देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी पे क्वेश्चन है। अब आपने पढ़ना क्या है, क्या इसमें करना है, तो आई ऑलवेज से दैट टू मेनी बुक्स आर नेवर एडवाइजेबल। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, नहीं, कुछ किताबें पढ़िए, बाकी आप मुझ पे भरोसा रखिए। लाइक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविन सिंह, ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ओरिएंट लैंगमैन। अब जो माजिद हुसैन मैंने इंडियन ज्योग्राफी बताया है, इसमें आप खुल्लर भी ले सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और मेरे नोट्स एनसीईआरटी क्लास 12th 11th एंड 12th, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें आपके पास क्वेश्चन फॉर्मेटिंग को दिखाते हुए ये बात करूंगा कि हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल एज अ पेपर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अप्रोच करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो हमारी जो प्रिपरेशन की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम कैसे इन्हांस करें, सो दैट कि पूरे के पूरे सिलेबस को हम कम से कम टाइम पे कवर कर सकते हैं, और सेकेंडली कैसे हम कम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 90% स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में ज्योग्राफी ऑप्शनल से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं बेहतर, या अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि दे डू नॉट नो दैट हाउ टू इन्वेस्ट टाइम एंड वेयर टू इन्वेस्ट टाइम। फाइन, ये डिफरेंस को समझना एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। हम मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए एंड यू विल फाइंड अ बेटर एंड सेटिस्फैक्टरी आंसर। अच्छा, इन वीडियोस को देख करके अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, और अगर आप करोल बाग में अवेलेबल हैं, तो आप हमारे करोल बाग के ऑफिस में, जो कि मेट्रो टावर में है, करोल बाग मेट्रो के जस्ट सामने परफेक्शन आईएएस, आप वहां डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस का नंबर गूगल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, तो हम फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।